नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कोदरे एक बार आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां PAT के PYQ में हम लोग 8/11/2020 का हम सेकेंड शिफ्ट केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस पेपर से जुड़े सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह की चर्चा इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, जिससे आगे आने वाली आपकी PAT एग्जाम पर कोई भी इस पर आधारित क्वेश्चन या कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं दोनों ही भाषा में रीड कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जो तब नहीं होती है जब द्वितीयक खनिज, यहां ठीक से पढ़ लें, मिट्टी को पोषक तत्व देने की अभिक्रिया से गुजारते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक, मतलब हमारे पास द्वितीयक खनिज मिट्टी को पोषक तत्व देने की अभिक्रिया से गुजारते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की चर्चा करें तो यहाँ पर हमारा कोई भी पोषक तत्व मिट्टी के अंदर क्या कोई रासायनिक परिवर्तन के थ्रू जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर कोई चेंज फिजिकल हो रहा है तो हमें फिजिकल चेंज के साथ पोषक तत्व का स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं दिए गए ऑप्शन में कौन कौन से केमिकल रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा है हमारा भौतिक फिजिकल परिवर्तन जिससे ये चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो आइए देखें। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन। तो हमारा ये केमिकल चेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन का हम क्या करते हैं, ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। या तो हम ऑक्सीजन का दान ग्रहण या हाइड्रोजन का दान ग्रहण। तो यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल चेंज है, मतलब यहाँ पर ये पोषक तत्वों के क्या स्थानांतरण के लिए उपयोगी होगा। अगला हमारा है एडजॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, अधिशोषण, विशोषण। यह भी हमारा एक केमिकल चेंज है। ठीक, यह भी उपयोगी है। अगला देखें एडिशन, एलिमिनेशन, परिवर्धन, उन्मूलन। ये हमारा क्या एक फिजिकल चेंज होता है जिसमें हम जोड़ने का या हटाने का काम करते हैं, कोई केमिकल, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, और अगला हमारा ऑप्शन है यहाँ पर डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन, विघटन और अवक्षेपण। तो ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है जो कि पोषक तत्वों को मृदा तक पहुंचाने में उपयोगी होगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर जो बन रहा है वह है एडिशन और एलिमिनेशन। ठीक, इस चेंज से हम पोषक तत्वों का ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। तो क्वेश्चन है अ हाइड्रोजन गैस X which is used artificial ripening of fruit has an empirical formula mass equal to 14 if the ratio between molar mass and empirical formula mass is 2, find the molecular formula of X। क्लियर। तो हमारे पास प्रश्न कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन गैस X है जिसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। इसका अनुभाविक सूत्र मतलब मूलानुपाती सूत्र कितना है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 14 है। अब इसका मोलर द्रव्यमान और अनुभाविक सूत्र द्रव्यमान के बीच का अनुपात 2 है, तो X गैस का आणविक सूत्र बताना है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, जो कि दो तरह से हम सोच सकते हैं। पहला तो हम सब जानते हैं कि हम जिस गैस को लेकर फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम करते हैं वो एथिलीन गैस होती है, जिसको हम अगर अणुसूत्र में देखें तो C2H4 इसका अणुसूत्र है। अब ये तो हमारा डायरेक्ट सोचने का एक तरीका हो गया। अगर हम इसको प्रश्न की लैंग्वेज से चलें तो भी क्या हमारा यही आंसर आएगा? 100% हमारा यही आंसर निकल कर आएगा। कैसे? तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मूलानुपाती सूत्र भार दे रखा है, जो कि कितना है? बोलो 14। अब आपको इस n के लिए वैल्यू भी दे रखी है, कितनी? 2। और सर n कैसे आता है? तो n आता है बेटा हमारे पास अणुसूत्र भार और बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ये अनुपात हमारा क्या हमको n बताता है। तो अब हमारे पास इस सूत्र के लिए क्या बेटा यहाँ पर दो चीजें दी गई है। एक तो n का वैल्यू कितना दिया है? 2, और यहाँ पर हम क्या मूलानुपाती सूत्र भार भी देख पा रहे हैं। तो हमारे पास प्रश्न के लिए मूलानुपाती सूत्र भार कितना है? 14। तो अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, त्रिय गुणा कर लो, तो आपका अणु सूत्र का भार जो कि आपको दिखने लगेगा। तो अणु सूत्र का भार यहाँ पर कितना आ चुका है? तो यहाँ पर वो आ चुका है 28। तो आप चेक कर लो इन चारों ऑप्शन में जिसका भी भार 28 होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 24 और 6 30 हो रहा है, यह हमारा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में 24 और 4 28 हो रहा है, यही हमारा आंसर है। अगले में 36 और 6 42 हो रहा है, यह आंसर नहीं है। यहाँ पर 24 और 2 26 हो रहा है। तो अब आप बता सकते हो कि आपके अणुसूत्र का भार 28 है, तो अणुसूत्र क्या होगा? तो वो है C2H4, जो कि हमने फर्स्ट मेथड से भी क्या यही पाया था। तो इस तरीके से हम कई बार प्रश्न को डायरेक्ट भी आंसर के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसके लिए क्या थिंकिंग होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक अभिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन X है, जब HCl निर्जल ZnCl2 के मोल के साथ उपचारित किया जाता है तो एक अन्य अभिक्रियाशील यौगिक Y प्राप्त होता है, और जब Y वुड्स अभिक्रिया से गुजरता है तो यह केवल एक उत्पाद Z निर्मित करता है। X और Z को पहचाने। पुनः इस प्रश्न को सोचने के दो तरीके हैं, मतलब इस वर्ष जो भी प्रश्न आए थे वह आप दो तरीके से कर सकते थे। एक तो अपना डायरेक्ट सोच लगाकर, और दूसरा प्रश्न की जो भी लैंग्वेज है उससे। तो आपको आगे भी इस चीजों का इसी तरीके से सोचकर ध्यान रखकर अपने प्रश्न को सॉल्व करना है। अब कैसे सर? तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो वुड्स रिएक्शन है उसमें कोई एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कर एल्केन बनाते हैं, और जो भी हमारा एल्किल हैलाइड कार्बन होता है उसके डबल कार्बन का एल्केन बनता है। तो आपको यहाँ पर X और Z में क्या देखना है? इधर जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उसका कार्बन का डबल का जहां भी जिस भी ऑप्शन में आपको एल्केन बनाकर दिया जा रहा है वही आपका सही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोपाइन है, चूंकि प्रोपाइन से हमें डाई हैलाइड मिलता है, और प्रोपाइन का अगर उसने वुड्स से क्या बनाया? प्रोपेन, तो ये कतई हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें डबल कार्बन का एल्केन सोचना है। वुड्स में एल्केन बनता है एल्किल हैलाइड के कार्बन की डबल संख्या का। यहां पर है सर एथाइन, यहां एथाइन से क्या बनाया? एथेन, ये भी क्या सेम कार्बन का है? तो गलत। यहां पर एथीन है, एथीन का क्या बना रहा? ब्यूटेन,
मतलब ये डबल हो रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक, यहाँ है प्रोपीन, प्रोपीन का क्या बना रहा, प्रोपेन, डबल नहीं हो रहा, मतलब ये आंसर नहीं है। ठीक, अब मैं इसको रिएक्शन को दूसरी मेथड से, जो कि प्रश्न की लैंग्वेज है, उससे करके बता रहा हूं। आइए देखें। तो डायरेक्ट तरीका देखा, अब हम इसका कंप्लीट तरीका देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन X, जब X मतलब HCl से रिएक्शन कराना है तो क्या हमारा एडिशन योग होगा, तो योग कर हम HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में एक एल्किल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या योग होकर CH3 CH2 और क्या यहाँ Cl बन गया, ये हमारा क्लोरोएथेन बन गया, ये हमारा X उत्पाद हो गया जो कि हमने एथीन HCl की क्रिया कर बनाया, तो ये हो गया क्लोरोएथेन। क्लियर, या इसको हम एथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब इस एथिल क्लोराइड को हमने वुड्स रिएक्शन में लिया। देखिए यहाँ पर हम इसके साथ वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन के बाद क्या आप देख पा रहे हो, जो भी एल्किल हैलाइड का कार्बन है उससे डबल कार्बन का क्या एक एल्कीन फॉर्म होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड रिएक्शन से अलग हो गया और आपका रिएक्शन के बाद क्या 4 कार्बन का एल्केन फॉर्म हो गया, जिसको हम एन ब्यूटेन या ब्यूटेन कह सकते हैं। क्लियर, तो हमने जो डायरेक्ट तरीका अपनाया था वह भी हमारा क्या कंप्लीट तरीके से भी वही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होता है, सी। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड स्मेल ऑफ अनरिएक्टेड गोबर गैस, अक्रियाशील गोबर गैस की खराब गंध के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये ऑक्सीकारक है, इनके साथ कोई बेड स्मेल नहीं मिलती। बेड स्मेल के लिए 2 लोग हैं, एक तो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और एक मेथिल मरकेप्टेन। तो भाई मेथिल मरकेप्टेन गोबर गैस के अंदर अब्सेंट होता है, तो यहाँ पर क्या मेथिल मरकेप्टेन के कारण बेड स्मेल हो ही नहीं सकती। अब बचा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो गोबर गैस में जो दुर्गंध का कारण है उसका रीजन होता है उसके अंदर किसका उपस्थित होना, हाइड्रोजन सल्फाइड का। पर सर ये मेथिल मरकेप्टेन आपको कहाँ दुर्गंध देता है, तो आपके घरों पर जो गैस सिलेंडर का LPG गैस है उसकी दुर्गंध का कारण क्या मेथिल मरकेप्टेन होता है, जो कि गैस के रिसाव की जानकारी हमें अपनी स्मेल से कराता है। ठीक, पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तत्व X की द्रव्यमान संख्या मतलब A की वैल्यू क्या 31 AMU है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस तत्व की परमाणु की तीसरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन। मतलब हम पहले इसके इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन से हमको क्या इसका प्रोटॉन मिलेगा और प्रोटॉन ही इसका क्या क्रमांक होता है, और इस क्रमांक के आने पर A में से Z को माइनस कर क्या इसके न्यूट्रॉन पर चले जाएंगे। तो सिंपल हमारा प्रश्न बन चुका है, द्रव्यमान संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉन पता कर प्रोटॉन क्रमांक देखकर क्या न्यूट्रॉन को ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे करें, तो हम सब जानते हैं किसी भी एटम के कोशों के लिए इलेक्ट्रॉनों को 2n वर्ग से फिल किया जाता है। 2n वर्ग से क्या हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पहले कोश में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। दूसरे कोश की बात करूं तो दूसरे कोश के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 × 2 का वर्ग, तो यहाँ पर 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। अब तीसरे के लिए हमको ऑलरेडी वह कह चुका है कि कितने हैं 5। अब टोटल कर लेते हैं तो 2 8 10 और 5 15 इलेक्ट्रॉन
क्या हमारे पास उपस्थित है। तो 15 इलेक्ट्रॉन मतलब उदासीन है, तो 15 ही प्रोटॉन और 15 ही इसका परमाणु क्रमांक। अब हम इसके न्यूट्रॉन पता कर लेते हैं। तो 31 माइनस 15 इक्वल टू आपका कितना आने वाला है, 16। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड मिले हैं जिनका अम्लीयता का सही क्रम हमको बताना है। ठीक, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्लों की अधिक अम्लीय, उनकी अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका सबसे पहले बता देता हूं। हम कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता को किससे पता करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है H+ देने के बाद, कार्बोक्सिलेट जो क्या बनता है हमारा आयन, क्या हम उसकी स्थायित्व से अम्लीयता चेक करते हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन का हम क्या देखते हैं, स्थायित्व जितना ज्यादा होगा अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी। क्लियर। सर कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, तो भाई कोई एसिड एसिड क्यों होता है, क्योंकि वह हमको क्या H+ दान करता है, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ डोनेट कर जो हमारा ऋणायन बनता है वही क्या हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को क्या आई इफेक्ट से अगर हम कराएं तो देखें हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो आई इफेक्ट से अपना रिलेशन दर्शाता है वो -I प्रभाव के क्या होता है, समानुपाती, और हमारे +I प्रभाव के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका क्या मतलब है सर, आपके कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व कभी ज्यादा होगा जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए -I ज्यादा, और कब कम होगा सर, जब +I क्या हो, ज्यादा। ठीक, अब इसका स्थायित्व ज्यादा तो अम्लीयता ज्यादा। ठीक है, अब यहां पर एक और बात का ध्यान रखना है, आपको डिस्टेंस, नंबर, पावर का भी ध्यान रखना है, जो कि हमने कक्षा में बहुत अच्छे से सीख रखा है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर P के साथ क्या 3 -I लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारा क्या +I लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा +I है पर H का +I 0 होता है, यहाँ पर भी +I लगा है, और +I में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना +I ज्यादा होगा, और जितना +I ज्यादा होगा अम्लीयता उतनी कम होगी। तो हमारे पास इस रेस में अगर चारों की अम्लीयता रेस कराई जाए तो सबसे फर्स्ट पर क्या P आने वाला है। बहुत सही सर। तीसरे मतलब हमारा जो तीसरा व्यक्ति है वो दूसरे स्थान पर आने वाला है, और जो दूसरे नंबर पर अरेंज्ड है वो तीसरे नंबर पर आएगा, और एस जो है रेस में सबसे क्या लास्ट में आएगा, अर्थात चौथे स्थान पर आएगा। तो अब हम इन चारों का क्रम लिख सकते हैं। तो P सबसे पहले सबसे अधिक अम्लीय, फिर R, फिर हमारा आएगा यहाँ पर Q, और लास्ट वन S मतलब C करेक्ट होता है। तो हमने इसको कंप्लीट भी थ्योरी से यहाँ सीख लिया है। अगली बार ऐसा कोई भी अम्लीयता क्रम आएगा तो आप क्या 100% करेक्ट करेंगे। देखें अगला क्वेश्चन, हमारे पास अगला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। बोहर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का सुधार था। बिल्कुल सही बात। निम्नलिखित में से उस कथन की पहचान करें जो बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार नहीं है। मतलब हमको यहाँ पर बोहर मॉडल के अनुसार जो स्टेटमेंट नहीं है उसको आइडेंटिफाई कराना है। ठीक है, आइए स्टेटमेंट को रीड कर अपन उस स्टेटमेंट को देखें। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्या है, नाभिक के समीपस्थ कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 होती है। तो भाई ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारे पास नाभिक के पास स्थित किसी भी कक्षा के लिए, किसी भी कोश के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0
नहीं होती है। कोई ना कोई उस ऊर्जा के मान को हम देखते हैं। ठीक, तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब यही हमारा आंसर है। बाकी को भी चेक कर लें। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा एक कोश से अन्य कोश के संक्रमण के दौरान परिवर्तित होती है। बिल्कुल, अगर उच्च से निम्न में जाओगे तो उत्सर्जन, निम्न से उच्च में जाओगे तो अवशोषण। बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जिन्हें कोश कहते हैं। बिल्कुल, नाभिक के चारों तरफ असंख्य कक्षा कोश है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने चक्कर लगाता है। अगला, कोश में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2π इकाइयों में परिमाणित होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीन हमारे एकदम करेक्ट है। जो गलत है वो हमारा पहला है, जो कि हमारा आंसर बनेगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी है? तो भाई बहुत सिंपल सा प्रश्न आ गया है, बहुत ज्यादा हमने इसको याद कर रखा है। तो विटामिन सी हमारा क्या? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी से हम लोग स्कर्वी रोग देखते हैं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो हमको बीमारी मिलती है वो है स्कर्वी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई लोग इसको ठीक से पढ़ नहीं पाते और फिर इसमें मिस्टेक होती है, जो हमें नहीं करना। इस क्वेश्चन को भी दो तरह से सोचा जा सकता है, एक डायरेक्ट और एक प्रश्न की लैंग्वेज से। तो कैसे, आइए देखें। हम लोग संकरण निकालने का एक फॉर्मूला लिखते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर। फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? 1/2। ठीक, हमारे पास जो भी केंद्रीय परमाणु है, क्या उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो सेंट्रल एटम पर हम क्या देखते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर हम इसमें प्लस करते हैं मोनो वैलेंट एटम, जिसका एकल बंध बनता है। क्या बनता है? एकल बंध। तो मोनोवैलेंट एटम की संख्या को जोड़ा जाता है। जितने भी केंद्रीय परमाणु से एकल बंध बनाकर परमाणु जुड़े हैं उनको जोड़ेंगे। अगर धनायन है, धनावेश है, तो जितना धनावेश की मात्रा है उसको हम माइनस कराएंगे, परंतु जितना ऋणावेश है, एनायन है, उसको क्या? प्लस कराएंगे। इस तरीके से क्या हम यहां से संकरित कक्षक स्टेरिक नंबर बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं, हमको प्रश्न में दिया है ClO3-। क्लियर? अब ये हमारा एक क्या है? ऋणायन है। ठीक, और ऋणायन का हमारे पास होता है A, जो कि हमारे पास क्या? संकरण के लिए जुड़ता है। तो अब आप चार ऑप्शन में पहले तो क्या करो, वो फॉर्मूला ढूंढ लो जिसमें आपका एनायन हो और प्लस हो रहा हो। ठीक, यहां केटायन का तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहां एनायन भी है और एड भी हो रहा है। तो डायरेक्ट चलकर अगर हम आंसर लगाएं तो सी हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको कंफर्म कराएं कि यही सही क्यों है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ClO3- का क्या यहाँ पर संकरण निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? जो तरीका लिखा है उसी से निकालते हैं। स्टेरिक नंबर, यहाँ पर हमारा क्लोरीन सेंट्रल एटम है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। यहाँ कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर माइनस का चार्ज क्या हम ऐड करते हैं? 7 + 1 8/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? अब ये 4 हमको जिस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मिलेगी वही करेक्ट फॉर्मूला होगा। मतलब हमको चाहिए 4। अब 4 के लिए जो जो उन्होंने कहा है वैसा सारे मान रखेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, एक मैं बता देता हूं, बाकी आप चेक कर लेना, आपको सी ही करेक्ट आएगा। जैसे पहला फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखें हमको क्या कहा जा रहा है? X संकर कक्षकों की संख्या है जिसमें A से केंद्रीय परमाणु के आसपास परमाणुओं की संख्या। तो A से की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर 3 लेने वाला हूं,
केंद्रीय परमाणु के आसपास के परमाणु की संख्या को उसने ऐसे कहा है। जी क्या है? आद्य अवस्था में केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने यहाँ पर जी के लिए क्या 7 पुट कर दिया, क्योंकि क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। V एक संयोजी समूह की संख्या या द्विसंयोजी समूह की दुगुनी संख्या, मतलब V के अंदर आपको अगर कोई एकल बंध बनाता है तो उसकी केवल संख्या लिखकर वहां माइनस करना है, और कोई डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी संख्या अगर 2 है तो 4 लेना है, 3 है तो 6 लेना है, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर क्या मैं अब 3 डबल हमारा द्विबंध ऑक्सीजन का बनता है, तो यहाँ पर इसका डबल कितना 6, और यहाँ पर C धनायन और A ऋणायन पर चार्ज के लिए लेना है, तो कोई धनायन नहीं है तो 0। अब मैं इसको सॉल्व कराऊं तो यहाँ पर भाई साहब हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पर कितना आ रहा है 7 - 6, तो कितना आ रहा है 1, और 1 का आप बटे करा रहे हो 2, मतलब 0 पॉइंट क्या आ रहा है 5, और 3 में 0.5 को ऐड कराओगे तो आपका 3.5 आ रहा है, और अगर यहाँ 4 आ जाता तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाता। ठीक है, अब मैं जो सही है उसको भी चेक करा देता हूं ताकि अपने को पता चल जाए कि ये सही कैसे है। तो ऐसे में हम लोग क्या इससे लगे लोग लेते हैं जो कि 3 है, प्लस 1/2, यहाँ जी में हम इस क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कि 7 है। वी में हम क्या करते हैं बेटा, वी में हम द्विबंधित परमाणु की संख्या का डबल लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 3 है तो डबल 6। अब एनायन मतलब ऋणायन का जो भी चार्ज है उसको हम प्लस करते हैं। अब सॉल्व कर लो तो यहाँ पर क्या हो रहा है 7 में से 6 गया, 1 और 1 2, 2/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा 1, 3 और 1 को जोड़ो तो आ गया 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब हमने जो आंसर बनाया वो एकदम सही है। इस तरीके से इस प्रश्न को सोचा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आणविक सूत्र C8H8 वाले स्टाइरीन के एक अणु में कितने युग्म पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो भाई सबसे पहले हम स्टाइरीन का फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूले से स्ट्रक्चर पर अगर आए तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ क्या एकांतर क्रम में द्विबंध एकलबंध होते हैं। अब इस पर स्टाइरीन के लिए हमारे पास विनाइल ग्रुप लगा होता है तो CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर स्टाइरीन का जो फॉर्मूला बनता है बेटा C8H8, ये हमारे स्टाइरीन का फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। क्लियर? C8 और H8। अब इसमें हमें गिनना क्या है बेटा, पाई। तो बहुत आसान है, देखिए एक पाई यहाँ रहा, ये हमारा पाई हो गया। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड के साथ ये एक पाई, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब सर टोटल पाई स्टाइरीन के अंदर कितना निकल कर आया है 4। तो इसका आंसर विल बी क्या होता है हमारे लिए 4। ठीक, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें तो फिर से हमारे पास एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है जिसके अंदर सिग्मा पाई काउंट करना है ना। तो देखें हमारे पास एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा। एसिटोफिनॉन दिया गया है, यहाँ पर ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम इसमें जल्दी से सिग्मा पाई काउंट कर लेते हैं। तो हर हाइड्रोजन के लिए एक सिग्मा देखा जाता है, तो 3, एक 4 और एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, अब कई लोग इस तरीके से तो सिग्मा गिन लेते हैं पर ये वो भूल जाते हैं कि हर बेंजीन के कार्बन के साथ क्या हम हाइड्रोजन देखते हैं, केवल वहां नहीं जहां से समूह जुड़ा हो,
इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 बंध कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जहां भी बेंजीन के लिए 3 बंध दिख रहे हैं वहां एक हाइड्रोजन, तो हर हाइड्रोजन के पास एक सिग्मा है। तो 12 और 5 कितना हो गया बेटा, 17 यहाँ पर सिग्मा मिल चुके हैं। पाई की बात कर लें तो 1 यहाँ पर है और 3 रिंग के अंदर है, तो इसमें 17 सिग्मा और 4 पाई हमारा क्या सिग्मा पाई बंध संख्यामान होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो डी है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसी दिए गए नमूने में से स्टार्च का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है और अपेक्षित प्रेक्षण क्या है। तो भाई मैंने कक्षा के अंदर बहुत बार आपको कहा है कि अगर सभी कार्बोहाइड्रेट पर कॉमन परीक्षण नाम पूछा जाए तो हमें नाम लेना मॉलिस टेस्ट, मॉलिस परीक्षण, जिसके अंतर्गत हम बीटा नेफ्थॉल सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदे गिराकर क्या बैंगनी रंग लाकर कार्बोहाइड्रेट का कंफर्म परीक्षण करते हैं। ठीक, मतलब हमको जब भी समस्त किसी भी तरह का एल्डिहाइडिक कीटोनिक किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट हो उसका कॉमन टेस्ट क्या मॉलिस परीक्षण बताना है। तो देख लें हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण, हरे रंग की राख का निर्माण, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट परीक्षण नहीं है। नेस्लर का परीक्षण, मेला भूरा अवक्षेप निर्मित, यह भी नहीं है। ब्लू ब्लैक परीक्षण, एक नीली फ्लोटिंग झील निर्मित होती है, नहीं। मॉलिस परीक्षण एक बैंगनी वलय का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा रासायन साबुन के उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता। तो दहक सोडा, कास्टिक सोडा हम सब जानते हैं क्या साबुन निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब NaOH KOH को हम देख सकते हैं यहाँ पर। क्या साधारण नमक, बिल्कुल साधारण नमक का भी उपयोग आधुनिक विधि में साबुन के अवक्षेप लाने के लिए कराया जाता है। ठीक है। और अगला क्या है, ग्लिसराइल क्या है हमारा, ट्राई एसीटेट। तो ग्लाइसरिल ट्राई एसीटेट का उपयोग हम साबुन निर्माण में नहीं करते हैं, क्योंकि ये दो का तो हमने पढ़ भी रखा है। ग्लिसरॉल का भी मैंने झाग अधिक उत्पन्न करने के लिए उपयोग में साबुन के अंदर लाया जाता है, बट हमने कहीं भी ग्लाइसरिल ट्राई एसीटेट का यूज ना तो ठंडी विधि में, ना ही गर्म विधि में, ना ही आधुनिक विधि में सुना है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका हम साबुन क्या निर्माण में उपयोग नहीं करते हैं। तो यही हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर जब अमोनिया कॉपर सल्फेट के जली विलयन में मिलाई जाती है तो सबसे पहले एक हल्का नीला अवक्षेप बनता है जो मिलाई गई अमोनिया के आधिक्य में विलय हो जाता है और गहरे नीले रंग का विलयन देता है। अमोनिया कॉपर 2+ के बीच बने आबंधों के प्रकार को पहचाने। तो आइए, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या एक डी ब्लॉक धातु मिला है जिसको कॉपर 2+ हम कह रहे हैं, और डी ब्लॉक हमारा जो धातु है जनरली क्या कोऑर्डिनेशन हमारे उपसंयोजन यौगिकों का क्या सेंट्रल मेटल एटम होता है। सर ये सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है जो कि हम डी कक्षक रिक्त धातु के लिए बनाते हैं। तो ऐसी धातु जिनके पास डी कक्षक क्या हो, रिक्त हो, खाली हो, क्या वो हमारे लिए केंद्रीय धातु परमाणु बनता है। सर कौन से यौगिकों के लिए, तो ये हमारा बनता है उपसंयोजी यौगिकों के निर्माण के समय हम इन गुणों के आधार पर क्या इनको देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्राणी है कौन, अमोनिया। अब अमोनिया के पास
क्या एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर अष्टक पूर्ण के साथ जो स्पीसीज रखती है उसे हम एज अ लिगेंड यूज करते हैं। लिगेंड वे लोग जो अपनी इस लोन पेयर को क्या इस सेंट्रल मेटल एटम के खाली डी कक्षक में क्या यहाँ पर साझेदारी कर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अपना उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। मतलब यहाँ अमोनिया एज अ लिगेंड काम कर रहा है और आपका कॉपर 2+ आयन एज अ सेंट्रल मेटल एटम काम कर रहा है, जिसके खाली डी कक्षक के साथ उसकी लोन पेयर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाएगा। तो अब हम समझ चुके हैं सर इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजी बंध बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें तो फिर से एक बार हमारे पास पुनः केमिकल रिएक्शन है जिसके प्रोडक्ट पहचानना है। तो आइए देखें क्या कह रहा है रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के दौरान निर्मित X और Y उत्पादों की पहचान करें जिसमें प्रोपेन 2ऑल कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पर X और X से HBr क्रिया कर Y बनाता है। चलिए भाई, बहुत सारी यहाँ पर रिएक्शंस है जिनमें बहुत सारे क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपे हुए हैं। तो प्रोपेन 2ऑल का हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने प्रोपेन 2ऑल बनाया, ठीक है, ये हो गया बेटा अपना प्रोपेन 2ऑल। अब इसका हम लोग क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो भाई ये हो गई रिएक्शन हमारी क्या, निर्जलीकरण। हमने इसको बहुत अच्छे से रीड कर रखा है कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 आ जाए, एल्यूमिना आ जाए, तो हमें यहाँ पर एक एल्कोहल का क्या कराना है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब जल के अणु का विलोपन। किसका विलोपन, जल के अणु का विलोपन। और ये जल के अणु का विलोपन क्या अल्फा बीटा विलोपन होता है, मतलब अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन का H। हमेशा ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना यहाँ। तो ये हो गया हमारा अल्फा बीटा विलोपन। तो यहाँ से सर OH हटा लिया, यहाँ से H, ये अल्फा ये बीटा, हम बीटा ये भी ले सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी, किसी भी एक से, किसी भी एक से। तो यहाँ पर हमने इन दोनों से विलोपन करा लिया। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2 1 प्रोपीन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, 1 प्रोपीन। ये हमारे पास क्या X प्रोडक्ट हो गया। अब इस X प्रोडक्ट को क्या HBr से ट्रीट करा दो। तो भाई ये एक असम्मित एल्कीन है और असम्मित एल्कीन पर अगर पेरोक्साइड नहीं है और HBr है तो क्या मार्कोनिकाफ योग होगा। यहाँ पर कौन सा योग होगा, मार्कोनिकाफ। और मार्कोनिकाफ कहता है अम्ल हेलोजन का ऋण उस पर जाए जिस पर बहुबंध के लिए कार्बन के हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन उस पर जाए जहां डबल बॉन्ड के या मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन के लिए हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहाँ पर ऋण को कम वाले के साथ और हाइड्रोजन को ज्यादा वाले के साथ क्या हम जोड़कर Y प्रोडक्ट ले आए, जो कि हमारा एक है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब चेक कर लो आपका X और Y कहाँ इस तरीके से आया है। तो X में प्रोपीन है और Y में 2 ब्रोमोप्रोपेन है, जो कि C ऑप्शन मुझे करेक्ट दे रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वह है व्हाट वुड बी द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ 0.3 m HCOOH solution which 40% आयोनाइज्ड 0.2 m HCOOH विलयन का हाइड्रोनियम आयन सांद्रण क्या होगा 40% आयनित हो। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सब लोगों ने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा है, H+ कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन। वाटर के अंदर जितना H+ उतना हाइड्रोनियम होगा, क्योंकि हर वाटर से एक H+ ग्रहण कर हाइड्रोनियम बनाया जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है C अल्फा। ठीक है, तो C अल्फा, C का कंसंट्रेशन मान 0.3, अल्फा कितना है 40%। अब इसको डिवाइड करा लो
100 से परसेंट में है, तो यहाँ पर 12 अपॉन क्या आ जाएगा 100, और 12 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.12 m कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ चुका है डी। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन रेडियोधर्मिता का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। एक पहाड़ी के नीचे मृत हाथी का कंकाल निकला, जिसमें कार्बन 12 कार्बन 14 अनुपात एक जीवित हाथी अनुपात का 0.573 गुना था। हाथी कितनी देर पहले पहाड़ी के नीचे दबा, हमें कार्बन 14 के लिए टी-हाफ दिया गया है और लॉग के मान भी दिए गए हैं। बस इस क्वेश्चन को लोग देखकर इतना घबराए, इतना डरे कि इसको टच भी नहीं करा, पर क्वेश्चन में सारे मान दिए हैं, बस आपको गुणा भाग करना था, केवल क्या करना था, गुणा भाग। तो अगली बार जब हम परीक्षा में जाएं, मतलब जो नए स्टूडेंट के लिए ये बात कही जा रही है, वो ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आपको डरना नहीं है, पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको सोचना है कि इसको करना क्या है ना, देख के ही छोड़ना नहीं है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास समय निकालने का विघटन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। मैं इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर देता हूं। t विघटन में लगा समय, अर्थात a से a माइनस एक्स होने में लगा समय, k विघटन स्थिरांक है, a प्रारंभिक मात्रा है, a माइनस एक्स विघटन के बाद बची मात्रा है। पर सर अब इस प्रश्न में k तो है ही नहीं, k कहां से लाएं? तो भाई साहब k और टी-हाफ के बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है 0.693 अपॉन के, पर अब k नहीं है पर टी-हाफ तो है, तो टी-हाफ क्या हमने यहाँ पर 5730 वर्ष रख दिया, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू बना ली, k की। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पुट करा देते हैं, तो यहाँ पर t हो गया 2.303 हो गया, क्या मैं यहाँ 0.693 इंटू 5730 कर दूं। अब यहाँ पर हमारे पास लॉग C14 अपॉन C12, इनके लिए कितने गुना हैं वो भी दिया है। तो यहाँ पर हम फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करा लेते हैं। यहाँ पर लॉग कितना आ गया 0.57, क्या हमारे पास 3। अब इसका लॉग वैल्यू दे रखा है, तो अब सारे मानों को रखकर इनटू करा दो। कैसे सर? तो यहाँ पर t, यहाँ पर 2.303, यहाँ पर 5730, यहाँ पर माइनस 0. कितना दिया बेटा 2408, और डिवाइड कर दो बेटा इसको 0.693 से, तो आपका यहाँ पर ये जो t है बड़ी आसानी से खुद निकल कर आएगा और कहेगा कि मैं आ चुका हूं, और वो कितना आ चुका हूं, तो वो 4585 वर्ष आपका आंसर आएगा। पर आपको करना इस तरीके से होगा, तो पहले आप अपने उस फॉर्मूले को लिखें जिससे आपका सवाल सॉल्व होने वाला है। उसमें जो वैल्यू नहीं दी है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो सोचें, और फिर अपने क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कर लें। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक क्या हमें कंपाउंड नाम दिया है जिसका सही IUPAC हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, 3,3-डाइइथाइल ब्यूटेन का सही IUPAC। तो हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा क्या इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है ना, जो नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसका करेक्ट नाम लिखें, तो देखें सबसे पहले यहाँ चेक क्या किया जाता है कि इसके अंदर कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है नहीं है, तो नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो बोले नहीं है। पर इसमें अब मुख्य श्रृंखला का चयन नंबर ऑफ कार्बन की संख्या से होगा। जहां ज्यादा कार्बन की संख्या होगी उसे हम PCC बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं ऐसा चलकर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या 5 का हो रहा है, ऐसा चल रहे हैं 5 का हो रहा है, ऐसा चल रहे हैं 1 2 3 4 का हो रहा है। 4 का मतलब 5 वाली को चयन कर लेते हैं और हम इसका अंकन करा देते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर मिथाइल। लिखना क्या सूत्र से है। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी भी ऑर्डर से नाम लिखकर
क्या गलत नाम बना लेते हैं। हमको ऑर्डर याद रखना, पहले प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न, फिर वलय का, अगर वलय हो तो साइक्लो शब्द, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न का बंद अनुरूप एन इन आइन लगाया जाएगा, अंत में जो पीएफजी है उसका अनुलग्न जोड़ा जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, एथिल और मेथिल। तो हम अल्फाबेटिकली चलते हैं हमेशा, जब भी हम प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न लिखना चाहते हैं तो 3 एथिल, फिर आ जाएगा 3 मेथिल, कोई वलय नहीं है, साइक्लो नहीं लगेगा, मूल शब्द पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, ये है इसका करेक्ट IUPAC नाम। चेक करेंगे तो डी में आपको करेक्ट मिलेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन भिन्न प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं और इन गुणधर्मों का उपयोग उन्हें वास्तविक विलयन से पृथक करने के लिए किया जाता है। कोलाइडी विलयन किस विशिष्ट गुणधर्म के तहत टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। तो टिंडल प्रभाव विलयन का एक प्रकाशी गुणधर्म है, जहां पर कणों के द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णित कर फैलाकर मार्ग को चमकीला बनाया जाता है, जो कि हमें कोलाइडी प्रकार के विलयनों से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है प्रकाशी गुणधर्म। अगला क्वेश्चन देखें। तो दोगुना आयनीकृत हीलियम आयन का आवेश, मतलब He2+ का आवेश बताना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक इकाई आवेश के लिए अगर हम कूलाम मान देखें तो कितना है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम 2 इकाई के लिए बात कर लें तो 2 इकाई के लिए 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको कैलकुलेट करा ले तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्या ये 2 इकाई के लिए हमारे पास चार्ज मान होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ए। अगला देखें। तो अनेक शरीर द्रव में रक्त मूत्र से निश्चित पीएच मान होते हैं। अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा समान करने पर पीएच का परिवर्तन विरोध करते हैं। इनके पीएच मान में कोई परिवर्तन शरीर के असाम्यकर्ता को संकेत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बफर युग्म के रूप में कार्य नहीं करता है। तो भाई बफर को बार बार समझाया जाता है, एक दुर्बल अम्ल और इसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण बनाकर एक अम्लीय बफर बनाते हैं। और हमारा क्षारी बफर दुर्बल क्षार और वही दुर्बल क्षार का किसी प्रबल अम्ल के साथ लवण के मिश्रण के रूप में बनाते हैं। और एक साधारण बफर क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का बना मिश्रण क्या एक साधारण बफर होता है। मतलब आपने कोई भी बफर बनाया उसमें एक दुर्बल भाग था, उसी से आपका बफर बनेगा। मतलब बफर बनने के लिए दुर्बल भाग का होना जरूरी है और साथ में क्या हमें उसी दुर्बल का किसी प्रबल के साथ क्या होना जरूरी है, लवण। तो पहला क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा एक दुर्बल क्षार, इस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ लवण, तो ये हमारा एक क्षारीय बफर हो गया, क्षारीय बफर। अगला है कार्बोनिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। कार्बोनिक अम्ल मतलब H2CO3 और सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ दुर्बल अम्ल है पर उसका लवण नहीं है, ये बफर नहीं है। अगला देख एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल के साथ है सोडियम एसीटेट, मतलब दुर्बल अम्ल और उसका क्या प्रबल के साथ क्षार। तो क्या ये भी एक बफर है, और वो भी कैसा बफर है, अम्लीय बफर है। बोरिक अम्ल और सोडियम बोरेट, तो H3BO3 और यहाँ पर Na2B4O7, तो यहाँ दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ लवण, मतलब यह भी एक अम्लीय बफर है। मतलब कहने का आप समझ चुके होंगे कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है क्या ये कोई बफर नहीं है, और यही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला देखें। तो अगला है एक द्विक्षारकी अम्ल का समतुल्य द्रव्यमान, मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान, जिसकी मोलरता में प्रबलता 1/40 है, तो प्रति लीटर भार 3.15 ग्राम। मतलब क्वेश्चन में हमको तुल्यांकी भार पूछा है, दिया गया है मोलरता और भार। तो सबसे पहले हमको नॉर्मलता लाना होगा। तो नॉर्मलता कैसे लाते हैं, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता
गुणा वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम n कारक भी कहते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर फटाफट मोलरता कितनी दी गई है 1/40, और यहाँ वैलेंसी फैक्टर कैसे लाओगे, द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल मतलब यहाँ पर भाई साहब क्षारकता का मान कितना है 2, और क्षारकता ही उसका क्या वैलेंसी फैक्टर है, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर आ गया 2, तो नॉर्मलता हो गई आपके पास 120। अब आप नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाओ, WB/EB इंटू यहाँ पर हमारे पास अगर क्या हो V लीटर हो, तो यहाँ पर हम 1 लीटर और नीचे क्या ले लेंगे V लीटर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में वैल्यू डालें, तो यहाँ पर 1/20, यहाँ पर भार 3.15, यहाँ पर EB हमको लाना है। V लीटर का मान भी देखो क्वेश्चन में प्रति लीटर बोला है, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर क्या 1। अब सीधा आप क्या करो, EB के साथ यहाँ पर ये गुणा कर लो, तो 3.15 इंटू बोलो कितना 20, तो EB की वैल्यू आ गई, इंटू करा लो 63 ग्राम। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हमने मोलरता को नॉर्मलता में बदला, नॉर्मलता का फॉर्मूला पुट कर क्या तुल्यांकी भार को बाहर लाए। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमको 1 डिग्री और 3 डिग्री क्या कार्बन की संख्या बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन को अपन क्या ओपन करके यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर ओपन करने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना है। तो 1 डिग्री वे कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर हम इस क्वेश्चन में कार्बन ढूंढेंगे तो कितना आ गया 5। अब 3 डिग्री जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ये तो भाई साहब 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर क्या एक ही दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 डिग्री 5 और 3 डिग्री 1, जो कि सी के साथ सही दिख रहा है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक रेडियोधर्मिता से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके परिवर्तन के हमें कण बताना है। तो जब भी अल्फा कण को देखना हो तो भार की कमी से देख, तो यहाँ पर 218 और भार कितना 214, तो भार में कमी बटे 4 अल्फा बताएगा। तो भार में 4 की कमी है और इसलिए 4/4 क्या 1 अल्फा चला गया। अब यहाँ अगले के साथ देखें तो भार में कोई परिवर्तन नहीं है, बट क्रमांक 1 से बढ़ रहा है, जो कि क्या एक बीटा उत्सर्जन से आएगा। तो इस परिवर्तन के लिए एक बीटा निकाला गया। फिर देखें तो भार में कोई चेंज नहीं, पर क्रमांक में 1 से वृद्धि हो गई, फिर से एक बीटा। मतलब इस पूरे परिवर्तन में सर 1 अल्फा और 2 बीटा का उत्सर्जन कर क्या ये परिवर्तन प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अल्फा 2 बीटा। ठीक, इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या इस पेपर के समस्त 25 प्रश्न सॉल्व हुए, जिसको मैंने आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से प्रश्न के साथ जाना है और उसके लिए क्या कंसेप्ट होता है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी है। इसका आप सभी लाभ लें। धन्यवाद।